Hello everyone, welcome to my class अंजलि दत्ता सोशल साइंस क्लासेस। आप लोग सभी जानते हो कि मैंने अपने आजकल जो है नेशनलिज्म इन यूरोप ये लेसन शुरू कर रखा है और मेरी थर्ड यूनिट चल रही है। और उस जो मेरी थर्ड यूनिट है वो है एज ऑफ रेवोल्यूशन फ्रॉम 1830 टू 1848। फिर से मैं, जो कि मेरी आदत है थोड़ा ब्रीफ करने की, मैं आपको इससे पहले मेरे टॉपिक को, आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले हमने इस यूनिट में क्या क्या क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, बस उसको थोड़ा सा नाम लूंगी, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास के अंदर मैं आपको बहुत अच्छे से उन्हें बता भी चुकी हूँ। हमने उसमें पढ़ा कि 1815 में इसी वाली यूनिट के अंदर द सेम यूनिट कि 1830 में जब वियना कांग्रेस आई थी तो कंजर्वेटिव पावर में आ गए थे, लेकिन 1830 में वहां पर फ्रांस के अंदर फिर से रेवोल्यूशन होती है और बर्बन डायनेस्टी का जो राजा था उसको हटा करके वहां पर जो है लुई फिलिप जो है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क बना दिया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि फ्रांस की देखा देखी जो थी तो वहां पर नीदरलैंड से बेल्जियम जो है वो अलग हो गया था। इसी वजह से मैटरनिक ने एक बड़ा अच्छा रिमार्क किया था कि व्हेन द फ्रांस सी तो रेस्ट यूरोप कैच कोल्ड, है ना, ये आपकी कोटेशन है, आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि हु सेड दीज वर्ड। फ्रांस को जब छींक आती है पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। उसके बाद में फिर हमने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमने पढ़ा। उसमें मेन यही था कि ऑटोमन एम्पायर से ग्रीक अपने आप को इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करता है। फिर वहां पर कॉन्स्टेंटिनोपल की पीस ट्रीटी होती है, ग्रीक को जो इंडिपेंडेंस मिल जाती है। डिटेल में आप लोग इसको मेरी से पहले वाली वीडियो देखोगे तो आपको उसके बारे में पूरा पता चल जाएगा। फिर हमने पढ़ा कि केवल वॉर से ही नेशनलिज्म नहीं आता, और जो है हम अपनी कल्चर के थ्रू भी अपनी, तो उनका भी एक रोल होता है। तो इसमें हमने की भाई पोलैंड के केस के बारे में पढ़ा था कि कैसे पोलैंड ने नेशनल की फीलिंग जो थी अपने देश में, जब रशिया ने पोलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया था तो पोलैंड ने जो था अपने देश की लैंग्वेज कल्चर के थ्रू अपने नेशनल की फीलिंग को अलाइव रखा था। फिर मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था आपको कि 1830 का जो पीरियड था वो बहुत ही हार्डशिप का था, परेशानियों का था। तो उसे हम इससे पहले वाली जो जस्ट जैसे प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको समझाया था, तो उसे आप वहां से आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो आज इसके बाद में मेरे दो टॉपिक हैं अभी, जो थोड़े छोटे छोटी सी चीजें हैं, अब हम उन्हें पढ़ लेते हैं। तो देखो मेरा टॉपिक है कि सिग्निफिकेंस ऑफ द ईयर ऑफ 1848 और इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस। तो ये मैंने इसमें नहीं लिखा, आप समझ जाइएगा कि फ्रांस के अंदर जो है 1848 में क्या हुआ था। तो देखिए कि यहाँ पर फूड शॉर्टेज और अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पीपल ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड। अचानक से फ्रांस के अंदर बेरोजगारी हो जाती है, गरीबी होती है, जिसकी वजह से पेरिस के लोग जो थे वो सड़कों पर आ जाते हैं। हम कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? हम 1848 के पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फूड शॉर्टेज हुई, अनएम्प्लॉयमेंट हुई, जब लोग परेशान हुए तो लोगों ने सड़कों के ऊपर जो था बाहर आना, शोर मचाना, अपनी डिमांड्स को उठाना जो था वो शुरू कर दिया था। देखिए अब ऐसे में क्या होता है कि लुई फिलिप जो कि राजा था वो वहां से ही वॉज फोर्स्ड टू फ्ली, वो देश छोड़ करके चला जाता है। और फिर देखिए नेशनल असेंबली जो है प्रोक्लेम अ रिपब्लिक, नेशनल असेंबली फ्रांस के अंदर रिपब्लिक को डिक्लेयर कर देती है, फ्रांस बिकम्स अ रिपब्लिक सॉरी। फिर देखिए ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल, है ना, कि नेशनल असेंबली जो है वो 21 साल से हर किसी को, मेल को, ये याद रखिएगा, वुमेन को नहीं, केवल मेल को जो अबव 21 ईयर्स हैं उन लोगों को राइट टू वोट, सफरेज मीन्स राइट टू वोट, है ना, तो उनको राइट टू वोट दे दिया जाता है। और तो देखिए इस तरीके से अभी तो ये तो हुआ हमारा कि 1848 में फ्रांस के अंदर क्या क्या हुआ। मैंने आपको क्या क्या बताया? फ्रांस के अंदर सबसे पहले लोगों का शोर मचाना, प्रोटेस्ट करना, क्यों करना? क्योंकि वहां पर गरीबी है, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है। रिजल्ट ये हुआ कि लुई फिलिप जो है वो वहां से देश से चले जाते हैं। नेशनल असेंबली आती है, नेशनल असेंबली फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर देती है, और सभी एडल्ट मेल जो कि 21 ईयर है तो उन सबको वो राइट टू वोट जो है डिक्लेयर कर देती है जगह जगह पर। फिर एक चीज और थी कि सबको राइट टू वर्क की गारंटी दी जाती है, और इसके लिए गवर्नमेंट जो है वर्कशॉप सेटअप करती है ताकि सभी लोगों को वो रोजगार प्रोवाइड कर सके। अब देखिए एक छोटी सी घटना और पढ़ लेते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है, वैसे ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि फ्रांस के अंदर साइलेसिया के अंदर एक अपराइजिंग, एक विद्रोह होता है। तो मेन तो आपको बस कितना यही याद रखना है किसने किया था और किसके अगेंस्ट किया था।
तो देखिए साइलेशिया के अंदर 1845 में जो वीवर्स जो थे, वीवर्स कौन होते हैं बच्चों, जो कपड़ा बुनते हैं हाथ से, है ना, जुलाहे जिसको हम बोलते हैं। तो इन 1845 में वीवर्स इन साइलेशिया हैड लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर कौन थे, ठेकेदार थे। ये क्या करते थे, ये वीवर्स को जो है कपड़ा बनाने के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे और उनको वेजेस वगैरह देते थे। जो वो सब जो भी कपड़ा वो बनते थे वो सारा उनसे इकट्ठा कर लेते, कलेक्ट कर लेते थे। तो अचानक से चलिए काम उनका चल रहा था, वीवर्स का भी चल रहा था और कॉन्ट्रैक्टर का भी चल रहा था, ठीक है। तो देखिए दे यूज टू सप्लाई देम रॉ मटेरियल एंड गेव देम ऑर्डर्स फॉर फिनिश टेक्सटाइल, है ना। उन्हें सामान तैयार करने के लिए ऑर्डर देते थे और उन्हें एडवांस में पैसे दे देते थे। लेकिन क्या होता है, दे रिड्यूस, अब इन्होंने क्या किया, दे रिड्यूस देयर पेमेंट। अचानक से उन्होंने जो पेमेंट उनको पहले अर्लियर दे यूज टू गिवन देम, तो ड्रास्टिकली दे रिड्यूस देयर पेमेंट, उनका पेमेंट बहुत कम कर दिया। अब वीविंग करने से उनको कोई फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि उनका काम ही नहीं चल रहा था, काम भी करेंगे पैसा भी नहीं मिलेगा। तो देखो दे रिवोल्टेड, तो वीवर्स जो थे दे रिवोल्टेड। अब देखिए अब ये इसके बीच में आपको थोड़ा सा आप लिख सकते हो कि अब ये सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्टर जो हैं ये सब इकट्ठे होते हैं और ये सॉरी जो वीवर्स हैं वो सब के सब इकट्ठे होते हैं और वीवर्स के घर की तरफ अपनी डिमांड के लिए कि हमारी वेजेस हैं बढ़ाई जाए, ये वीवर्स के घरों पर जाते हैं। अब देख सॉरी कॉन्ट्रैक्टर के घरों पे जाते हैं। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, फ्लैट विद हिज फैमिली। अब ये लोग अपने परिवार को छोड़ के साथ में लेकर के जो कॉन्ट्रैक्टर जो थे ये वहां से भाग जाते हैं, अपने घरों को छोड़ के भाग जाते हैं। जब इन्होंने देखा कि इतने सारे वीवर्स का ग्रुप जो है हमारे घरों की तरफ आ रहा है तो ये वहां से भाग जाता है कॉन्ट्रैक्टर जो है। तो देखिए नेबरिंग विलेज में, तो अब ये वहां जाते हैं, जब गांव में जाते हैं, पड़ोसी गांव में जाते हैं शेल्टर के लिए, शरण के लिए भाग करके जाते हैं। तो जो पड़ोसी जो नेबरर्स जो थे इनके, तो दे रिफ्यूज टू गिव देम शेल्टर, वो मना कर देते हैं। उनको लगता है कि भाई अगर ये इनको घर में हमने लिया, अपने में जगह दी, तो इनके पीछे पीछे जो इतना ग्रुप आ रहा है पीजेंट का, जो वीवर्स का, तो वो हमारे घरों के ऊपर भी अटैक करेंगे। तो देखो वो उनको मना कर देते हैं। फाइनली क्या होता है कि आर्मी को बुलाना पड़ता है, सेना को बुलाना पड़ता है और वहां पर इस पूरे घटना के अंदर, इस पूरे सिनारियो के अंदर जो है लगभग 11 वीवर्स जो हैं वो इसमें मारे जाते हैं। तो ये इस तरीके से अगर आपको साइलेशिया का वीवर्स रिवोल्ट आएगा तो बस आपको दो तीन चीजें छोटी छोटी सी याद रखनी है कि साइलेशिया के अंदर कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था, वीवर्स ने किया था। क्यों किया था, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर जो थे उन्होंने उनकी पेमेंट जो थी बहुत रिड्यूस कर दी थी। कितने इन वीवर्स ने क्या किया, इन्होंने उनके ऊपर घरों के ऊपर अटैक किया। वीवर्स कहाँ चले गए, वीवर्स जो है वो नेबरिंग विलेज में गए, वहां पर जो नेबरर्स थे उन्होंने उनको रिफ्यूज कर दिया टू गिव देम शेल्टर। और इसमें फाइनली क्या होता है कि 11 वीवर्स जो थे वो इसमें मारे जाते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। इसमें दो क्वेश्चन हमारे शॉर्ट क्वेश्चन ही बनते हैं। एक तो हमारा क्वेश्चन यही बनेगा कि 1848 का जो पीरियड था, ईयर जो था, उसकी फ्रांस की हिस्ट्री में क्या सिग्निफिकेंस है, और एक हमारा था साइलेशिया का रिवोल्ट क्या था।